हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डाययूरेटिक्स के बारे में। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं कि डाययूरेटिक्स होती क्या है। इसकी डिफिनीशन जैसे लिखा हुआ है, अ डाययूरेटिक्स इट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रमोट डायरोसिस द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ऑल डाययूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडीज। कहने का मतलब क्या हुआ, डाययूरेटिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से डायरोसिस करता है। डायरोसिस का मतलब होता है बॉडी से वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वेस्टेज मटेरियल को, उन सब को यूरिन के थ्रू बाहर कर देना। ठीक है, यही कहलाता है आपका डाययूरेटिक्स। ठीक, समझ में आ गया कि डाययूरेटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रास्ते से बाहर कर देता है, एक्सक्रेट आउट कर देता है, उसको डाययूरेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब डाययूरेटिक्स जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली डाययूरेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हाई सीलिंग होता है, थाइजाइड होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, कैल्शियम स्पेयरिंग होता है, ऑस्मोटिक होता है और लो सीलिंग होता है। ठीक है, तो जनरली अगर सब क्लासीफाई इनकी इफिकेसी के बेस में कई मरतबा क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, हाई सीलिंग, मीडियम और लो सीलिंग इनके बेस में कर दिया जाता है। तो हाई सीलिंग में सिर्फ कुछ डाययूरेटिक्स को रखा गया है, जैसे फिरोसामाइड है, ब्यूमेटानाइड है, टोर्सीमाइड है, इथाक्रोनाइड है। मीडियम एफिकेसी की बात करते हैं तो इसमें दो क्लास आ जाता है, थाइजाइड और थाइजाइड लाइक। ठीक है, थाइजाइड का मतलब वो डेरिवेटिव जिसमें कि थाइजाइड खुद होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड या बेंजोथाइजाइड या हाइड्रोफ्लोमीथाथाइजाइड या सिपोमाइड। ठीक, थाइजाइड लाइक होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोथाइडाइन होता है, मेटालोजॉन होता है, जीपामाइड होता है, इंडपामाइड होता है। तो ये जितने भी डेरिवेटिव होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीडियम एफिकेसी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, दूसरा लास्ट इसका जो अगर सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जिस हिसाब से कर रहे थे क्लासिफिकेशन, तो वीक एंड एडजेक्टिव डाययूरेटिक्स, ये बेसिक 3 टाइप से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है इफिकेसी के बिहाफ पे। मतलब उसके अंदर कितना उसका इफेक्टिवनेस रहता है, बॉडी में किस हिसाब से कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बिहाफ पे उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया हुआ है। ठीक है, हाई, मीडियम और वीक। अब इसी तरीके से एक हाई सीलिंग को या हाई डाययूरेटिक्स को आपका लूप डाययूरेटिक्स भी कहा जाता है। अब लूप डाययूरेटिक्स क्यों कहा जाता है वो आगे बताएंगे हम आपको, यहाँ पर अभी बता रहे थे वीक डाययूरेटिक्स। तो वीक डाययूरेटिक्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में, जिसमें पहला पार्ट है इसका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, दूसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग, तीसरा है ऑस्मोटिक, चौथा है जैंथीन। पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसमें एसिटाजोलामाइड होता है। दूसरा है इसका पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, जिसमें 2 सब टाइप डिवाइडेड है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और दूसरा है इनहिबिटर ऑफ रीनल इपिथेलियल थियल सोडियम चैनल्स। ठीक है, तो ये इसके होते हैं। इसमें अगर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन और इप्लिरिनोन, इसमें 2 होते हैं। ठीक है, मेन एक सिंगल ड्रग से याद रखोगे, स्पेरोनोलैक्टोन, ये सबसे फेमस ड्रग्स है। इसमें एक टैबलेट आती है लेसिसलेक्टोन, तो उसमें क्या होता है, फिरोसामाइड प्लस स्पेरोनोलैक्टोन होता है। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा ये क्यों इस कॉम्बिनेशन आता है, क्या इसका रोल है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। वीक वाले का थर्ड पार्ट है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, जिसमें आता है मैनिटोल आता है, आइसोसार्बाइड आता है, ग्लिसरॉल आता है। लास्ट इसमें आता है जैंथीन। जैंथीन में थियोफाइलिन भी एक डाययूरेटिक के तौर पे भी काम करती है। साथ ही साथ ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे भी ये वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हाई सीलिंग या लूप डाययूरेटिक का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, ये आपको नहीं पढ़ना अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ मेन क्लासिफिकेशन देखना, मैकेनिज्म देखना है, उन चीज़ों को देखते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इसका देखते हैं, कौन सी ड्रग्स कहाँ पर एक्ट करती है। ठीक, तो ये जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलियंस नेफ्रॉन्स से मिलके अपनी किडनी बनी हुई होती है। तो नेफ्रॉन्स के इन पार्ट्स से जो भी सब्सटेंस गुजरता है, ठीक है ना, और उसका एब्जॉर्प्शन एक पार्टिकुलर रीजन पे होता है इन नेफ्रॉन के अलग अलग सेक्शंस पे। ठीक, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन पार्टिकुलर एरिए पे अपना एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का एक एब्जॉर्प्शन होता है। उसी हिसाब से उनको पार्ट के नाम दिए गए, जैसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोला जाता है, जहाँ एंट्रिंग वाला होता है वहाँ से फिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। फिर उसके बाद पीसीटी, नीचे क्या है, पीसीटी।
पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो होते हैं उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, वो यहाँ पर वर्क करते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर उसके दूसरा पार्ट होता है पीसीटी के बाद मूव कर रहा है नीचे की तरफ थोड़ा सा, कॉर्टेक्स मेडुला होता है। फिर यहाँ पर देखो ल्यूमन का साइज पतला हो गया है, इस पतले ल्यूमन को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, जहाँ पर फ्यूरोसामाइड, टॉर्सीमाइड, ब्यूमेटानाइड वर्क करती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, H2O वाटर का भी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। तो डायरेटिक्स क्या करती है? हाँ, जनरली डायरेटिक्स करती क्या है? रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। कोई भी चीज़ है यहाँ पर आके रीअब्जॉर्ब ना हो और यूरिन के थ्रू बाहर करें, ज़्यादा पेशाब हो, ज़्यादा यूरेसिस डायरेसिस हो, तो उसका मतलब ये होता है कि जो बार बार सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के तरफ जाता है फिल्टर होकर छान के, तो उस रीअब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं डायरेटिक्स रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो वेस्टेज मटेरियल बॉडी के किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट आउट होकर जल्दी बाहर होने लगते हैं। ठीक, तो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहाँ काम करते हैं? लूप ऑफ हेनले में। फिर ठीक है, फिर आगे है डीसीटी। डीसीटी मतलब होता है डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, यह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर थाइजाइड या थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स मोस्टली यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, फिर इसके आगे का पार्ट है इसमें पोटेशियम स्पैरिन डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पैरिन डायरेटिक्स कौन सा था? स्पैरिनोलैक्टोन। स्पैरिनोलैक्टोन कहाँ पर काम करती है? एल्डोस्टेरोन के साथ में इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम के साथ में पोटेशियम ना जा पाए। सोडियम को कौन बाहर करता है? लूप डायरेटिक्स या हाई सीलिंग। सबसे ज़्यादा किसको बाहर करती है? सोडियम को। सोडियम का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लूप ऑफ हेनले में और पीसीटी में, दो जगह पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या करती है? लूप डायरेटिक्स इसको इनहिबिट कर देती है। ठीक, अब ये याद रखना कि ये सोडियम के साथ में पोटेशियम को ज़्यादा ना जा पाए तो ये पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स दी जाती है कि पोटेशियम को रोक के रखे, वरना बॉडी में क्रैम्प्स आने लगेंगे, मसल्स ऐंठने लगेगी, अकड़न आ जाएगी बॉडी में। ठीक है, और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है पेशेंट के साथ में। ठीक, लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट वो पोर्शन होता है जहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यूरिन एक्सक्रेशन आउट होने लगता है। ठीक है ना, तो ये पूरी इसी प्रोसेस से कह सकते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। और ये इस पार्टिकुलर रीजन के स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कौन सी डायरेटिक्स कैसे काम कर रही है। ये स्ट्रक्चर बना देना और इसके बारे में लिख देना कौन सी डायरेटिक्स कहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, मेन चीज़ें इसमें देख लेना। अभी बता ही चुके थे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हाई सीलिंग में, तो उसका ये मैकेनिज्म दिया गया है। हमने बताया है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को ये क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के थ्रू इनहिबिट कर देते हैं सोडियम क्लोराइड पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को। दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ रेनिन। और रेनिन एक हार्मोन होता है जो किडनी में पाया जाता है, उस हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट मतलब बढ़ा देती है। विच थ्रू आउट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। किसके जरिए से? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जरिए से। इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, और बॉडी में फ्लूइड के रिटेंशन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, तो इतना खाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में लिख देना और साथ में यही स्ट्रक्चर बना देना। ये वाला स्ट्रक्चर बना दोगे तो और बेटर है, और साथ में लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर भी बना देना, या कि पूरा की पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक बार पूरी डायरेटिक्स में बनाना ज़रूर। ठीक है, फिर उसमें बाकायदा पूरा पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल सकते हैं कौन सी डायरेटिक्स कहाँ पर वर्क कर रही है। इसके बाद आते हैं थेरापेटिक यूजेस। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस मतलब क्या होता है कि डायरेटिक्स का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में यूज़ हुए होता है, डिजीज़ की किस किस कंडीशंस पे। पहले इसमें देखो लिखा हुआ डायरेटिक्स यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केसेस में होता है। लीवर सिरोसिस में भी होता है। लीवर सिरोसिस का मतलब हो जाता है कई मरतबा लीवर का जो साइज है एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, लीवर में फैट हो जाता है, लीवर में कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस केस में भी होता है। हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में होता है, वाटर पॉइजनिंग में हो जाता है। कई मरतबा क्या होता है कि किसी ने कोई लिक्विड पी लिया, ठीक है, अब लिक्विड को एब्जॉर्ब ना होने देना, उसके से बचाने के लिए डायरेटिक्स भी दे दिया जाता है। किडनी डिजीज़, किसी को किडनी में इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में बचाने के लिए भी डायरेटिक्स दिया जाता है। ठीक है, सम डायरेटिक्स सच एज एस्टाजोलामाइड हेल्प टू मेक द यूरिन मोर एल्कलाइन एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्सक्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज एस्प्रिन इन केसेस ऑफ ओवरडोज और पॉइजनिंग।
पॉइजनिंग या ओवरडोज हो जाना, किसका, एस्प्रिन का ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कई मरतबा पेशाब जो है एसिडिक नेचर का होता है, तो ये क्या करती है एस्टाजोलामाइड, उसको बेसिक नेचर या अल्कालाइन नेचर का कर देती है, उसमें मदद करती है। ठीक है, साथ में एस्प्रिन को सच आउट बाहर कर देती है, मेंटेन कर देती है। The antihypertensive action of some diuretic like thiazide and loop diuretics in the particular are independent of their diuretic effect। ये क्या होती हैं, थाइजाइड और लूप डायरेटिक्स इंडिपेंडेंट एक्शन रखती हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंटी हाइपरटेंशन केसेस में भी। इनको बहुत ही लिमिटेशन के साथ और बहुत स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग के साथ दे सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया, ज़्यादा बार रिपीटेशन डोज कर दिया तो कई मरतबा पेशेंट के साथ दिक्कत हो सकती है, सीवियर डेथ भी हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट, कौन कौन से सीवियर एडवर्स इफेक्ट आते हैं इससे? हाइपोकैलीमिया, मतलब हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कैल्शियम के लेवल को घटा दे सकती है। गाउट हो सकता है, टिश्यू कैल्सिफिकेशन हो सकता है, टिश्यू में कैल्शियम की कमी हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, फटीग मतलब थकावट हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन में जा सकता है कोई भी पेशेंट। उसके अलावा हाइपर कैलीमिया, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा भी कर सकती है कई मरतबा। लूप डायरेटिक्स या एस्टाजोलामाइड, ये क्या क्या कर सकती हैं साइड इफ़ेक्ट्स इनकी या एडवर्स इफेक्ट कह रहे हैं? गाउट, हाइपोकैलेमिया, मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस, बताया था मैंने कि अभी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए तो पैरालिसिस भी हो सकता है, मसल्स वीकनेस, अरिथमिया भी हो सकता है, मतलब हार्ट रेट भी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक, फ्यूरिसामाइड, सीनस सिम्टम्स, कोमा, हाइपोवोलेमिया, लैटिट्यूड, थर्ड्स, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, भूख लगेगी, क्रैम्प आ जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मसल्स बहुत ढीली हो जाएगी। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं डायरेटिक्स के केस में वो क्या होते हैं? पोटेशियम को लेवल को बहुत कम करना ब्लड में, टू मच या ज़्यादा कर देना पोटेशियम ब्लड, पोटेशियम स्पेयरिंग अगर ले रहे हैं बराबर, हम पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं ले रहे हैं तो कई मरतबा कम हो जाती है मोस्टली। लो सोडियम लेवल को घटा देना, हेडेक, सर में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, थर्स्ट, प्यास लगना, ब्लड के शुगर को बढ़ा देना, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देना, स्किन में रेसेस आ जाना, वही गाउट, डायरिया, सीरियस साइड इफेक्ट, यही सारे के सारे हैं। अब यहाँ पर जो उससे पहले वाले में थे उसमें स्पेसिफिक ड्रग्स के नाम दे दिए गए और कौन कौन से ड्रग्स क्या क्या टाइप के एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही वो स्पेसिफिक दिया गया। ऐसे लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।